नमस्कार। जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। धामी सरकार ने पुराने कमर्शियल वाहन मालिकों को दी राहत। आगामी 1 साल तक नहीं बढ़ेगी फिटनेस फीस। जन भावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने लिया फैसला। देहरादून में दिव्यांगजन को बड़ी सौगात। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कार्यक्रम में की शिरकत। 169 लाभार्थियों को दी इलेक्ट्रिक ट्राई साइकिल। अल्मोड़ा में मिला 20 किलो विस्फोटक। एसपी मौके पर पहुंचे। आसपास के जंगलों में तलाशी शुरू। स्कूल के पास झाड़ियों में छिपा रखा था। मोहान सफारी जोन खुला। कॉर्बेट में फिर लौटी रौनक। वन्यजीव प्रेमियों में दिखा उत्साह। कई राज्यों से पहुंचे सैलानी। और उत्तराखंड में मैदानी इलाकों में कोहरा। केदारनाथ में तापमान -12 डिग्री सेल्सियस से नीचे। पहाड़ों में बादल छाए। सैलानियों का पसंदीदा टूरिस्ट प्लेस बना मसूरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य सरकार ने उत्तराखंड के वाहन स्वामियों को महत्वपूर्ण राहत प्रदान करते हुए 15 वर्ष पुराने कमर्शियल वाहनों की फिटनेस फीस में वृद्धि को 21 नवंबर 2026 तक स्थगित कर दिया है। इस संबंध में परिवहन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना सचिव परिवहन ब्रिजेश कुमार संत द्वारा जारी की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में 15 वर्ष पुराने कमर्शियल वाहनों की फिटनेस फीस में 10 गुना तक की वृद्धि की गई थी। प्रदेश की जनभावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उत्तराखंड के वाहन स्वामियों पर इसका तात्कालिक बोझ नहीं डाला जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार आमजन के हितों को सर्वोपरि रखते हुए ऐसे निर्णय ले रही है जिनसे जनता पर अनावश्यक आर्थिक बोझ न पड़े। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हमेशा जनता जनार्दन की अपेक्षाओं के अनुरूप काम करती है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान परिसर में एल्मिको के माध्यम से आयोजित दिव्यांगजन को मोटराइज्ड ट्राई साइकिल वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की CSR निधि से 169 दिव्यांगजन को निःशुल्क इलेक्ट्रिक मोटराइज्ड ट्राई साइकिल वितरित की गई। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने इस सराहनीय पहल के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों को शुभकामनाएं दी। फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा यहाँ पर मोटराइज ट्राइसाइकिल का वितरण यहाँ पर किया गया है और मैं प्रधानमंत्री जी का विशेष आह्वान करना चाहता हूँ। पहले समाज के प्रकृति द्वारा सताए गए लोगों को विकलांग कहा जाता था। आज दिव्यांग जैसा सम्मानित शब्द उनको मिला है तो माननीय मोदी जी ने दिया है। आज जो ट्राइसाइकिल यहाँ पर वितरित की गई इसके माध्यम से कई लोग अपना रोजगार भी कर रहे हैं क्योंकि मोटराइज्ड है और अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में प्रकोष्ठों और मोर्चों की नई कार्यकारिणी को लेकर संगठनात्मक हलचल तेज हो गई है। पार्टी सूत्रों के अनुसार नई टीम की घोषणा अब जल्द होने की तैयारी में है। इसी बीच प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने संकेत दिया है कि इस बार चयन प्रक्रिया में उन कार्यकर्ताओं को तरजीह दी जाएगी जो लंबे समय से पार्टी के प्रति निष्ठावान, कर्मठ, जुझारू और ईमानदार रूप से कार्यरत रहे हैं। भाजपा संगठन का मानना है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को आगे बढ़ाने में ऐसे समर्पित कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसी आधार पर नामों का मूल्यांकन किया जा रहा है और योग्य कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारी सौंपे जाने की संभावनाएं प्रबल हैं।
कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने डालनवाला थाने में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। भाजपा का आरोप है कि शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि धूमिल करने की कोशिश की। उधर कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि भाजपा बिना तथ्य समझे विवाद खड़ा कर रही है और बच्चों के मुद्दे पर भाजपा को पहले खुद के फैसलों की ओर देखना चाहिए। जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस के, उनको थोड़ा सा ये ज्ञान होना चाहिए। और राष्ट्रीय प्रवक्ता क्या, समूची अगर कांग्रेस की बात करी जाए तो जिस तरीके से चुनाव के दौरान वो बच्चों का दुरुपयोग कर रहे हैं, बच्चों को अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि ये हमारे नौनिहाल आने वाले भविष्य के लिए अपना कार्य कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। छात्र छात्राओं का इस तरीके से इस्तेमाल चुनाव के दौरान करना बिल्कुल भी देश के लिए एक अच्छा कार्य नहीं है। और जिस प्रकार से आलोक शर्मा जी ने बच्चे का इस्तेमाल किया है और बच्चे के द्वारा इस तरह से अभद्र टिप्पणी करी है, वो निश्चित तौर पे गलत है और हमारे नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली बात है। उसी के तहत डालनवाला थाने में मैंने इसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया। भारतीय जनता पार्टी के मुंह से इस तरीके की जो बातें हैं वो शोभा नहीं देती कि बच्चों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मुझे लगता है पहले अपने गिरेबान में झांक के देख लीजिए कि आपका गिरेबान पाक साफ है या नहीं। यही मोदी जी की रैली थी और यही एफआरआई था, जब एक नोटिस जारी किया गया था कि किस तरीके से आप अपने कॉलेजेस के जो बच्चे हैं, स्कूल के जो बच्चे हैं, उनको उनके स्वागत समारोह में भेजने का कार्य करिए और उसके एवज में आपको 50 मार्क्स जो ग्रेस मार्क्स है वो दिए जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि तीन का ताड़ बनाने में बहुत जो है माहिर है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ढबरा के पास झाड़ियों में बड़ी मात्रा में जिलेटिन की छड़ें बरामद हुई। स्थानीय लोगों ने झाड़ियों में 161 जिलेटिन स्टिक देखकर तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम और सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेराबंदी कर जांच शुरू की। इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री स्कूल परिसर के बिल्कुल नजदीक मिलने से लोग भी चिंतित हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा देवेंद्र पींचा ने बताया कि स्कूल के प्रांगण और आसपास के इलाके से 161 जिलेटिन की छड़ें बरामद की गई हैं, जिनका इस्तेमाल आमतौर पर पहाड़ तोड़ने और निर्माण कार्यों में किया जाता है। उन्होंने कहा कि यह पता लगाया जा रहा है कि इतनी मात्रा में जिलेटिन किसने और क्यों यहां छिपाया। ये हमारे सल्ट थाना क्षेत्र का मामला, जिसमें मांडीला के पास में डबरा गांव पड़ता है। डबरा गांव में स्कूल के पास में झाड़ियों में नीचे की तरफ में झाड़ियों में लगभग 161 जिलेटिन की छड़ें प्राप्त हुई। सूचना पर पुलिस, जो लोकल थाना पुलिस है, वो मौके पे पहुंची। उनके द्वारा उच्चाधिकारियों को सूचना दी गई। साथ ही साथ में बीडीएस को भी वहां पर बुलाया गया है। बीडीएस ने पूरी चीजों को वहां पर इंक्वायरी की, चेक की है वहां पर, और साथ साथ में आसपास के एरिया को भी सर्च किया गया है। इसमें उचित धाराओं में फिर इसमें एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। माननीय न्यायालय के आदेश में उसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से सैलानियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कॉर्बेट के सबसे लोकप्रिय और चर्चित जोन में शामिल मोहान सफारी जोन को पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया गया है। मानसून सीजन के बाद हर साल की तरह इस बार भी मोहान गेट पर रौनक लौट आई है और सुबह से ही पर्यटकों की भीड़ उमड़ने लगी। उद्घाटन के अवसर पर वन क्षेत्राधिकारी मोहान उमेश पांडे ने विधिवत पूजा अर्चना कर रिबन काटकर जोन का शुभारंभ किया। इसके बाद उन्होंने सफारी पर रवाना होने वाले वाहनों का तिलक लगाकर और हरी झंडी दिखाकर उनका स्वागत किया। मोहान जोन के खुलते ही पर्यटकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश, ग्वालियर सहित कई राज्यों से आए सैलानी सुबह सुबह जंगल सफारी का रोमांच अनुभव करने के लिए पहुंचे हैं। पर्यटकों ने बताया कि मोहान जोन अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और वन्यजीव दर्शन के लिए खास पहचान रखता है। स्थानीय पर्यटन कारोबारियों ने भी सफारी जोन खुलने पर खुशी जताई। उनका कहना है कि इससे क्षेत्र के पर्यटन कारोबार को एक बार फिर गति मिलेगी। नवंबर से हमने सफारी जोन का गेट खोला है डीएफओ सर्किल बेस पे। तो आगे एक्टिविटी यह है कि हमारी दो पार्टियों में चलेगा, सुबह और शाम की, और 25-25 गाड़ियाँ इसमें एक पार्टी में जाएंगी फिलहाल। और उसके बाद अगर कोई रिक्वायरमेंट रहेगी तो फिर उसको कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से उसको देखा जाएगा कि कितनी गाड़ियाँ हम और बढ़ा सकते हैं।
दून में सक्रिय भूमाफिया ने एनआरआई बुजुर्ग महिला की 6 बीघा जमीन पर प्लॉटिंग कर उसे बेच डाला। महिला को जमीन खुर्द-बुर्द होने की जानकारी मिली तो वो देहरादून पहुंची। इस जमीन पर कुछ मकान बन चुके हैं तो कुछ ने मकान बनाने के लिए बुनियाद का काम शुरू कर दिया है। महिला ने रजिस्ट्रार कार्यालय से दस्तावेज निकलवाए तो पता चला कि भूमाफिया ने फर्जी दस्तावेज बनाए हुए थे। मामले में पुलिस ने 27 आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस को दी गई तहरीर में महारानी बाग दक्षिण दिल्ली निवासी 80 वर्षीय नीलम मिसाल ने बताया कि उनकी दून के भारूवाला ग्रांट में पुश्तैनी जमीन है। वो वर्तमान में अमेरिका में रहती हैं। इसका फायदा उठाकर भूमाफिया ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर उनकी जमीन बेच दी। आरोपितों की ओर से फर्जी बेनामे कराए गए। अजय सिंह एसएसपी देहरादून ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपित 27 के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। टाउन में भारूवाला में एक एनआरआई लेडी है जो जिनका निवास मूल रूप से दिल्ली में है, लेकिन काफ़ी वर्षों से वो बाहर निवासरत थी और उनके द्वारा जब यहाँ पर उनकी एक लैंड थी और उनको जब जानकारी मिली कि यहाँ उनकी लैंड को काफ़ी लोगों ने मिलकर खुर्द-बुर्द करके उसको बेच दिया, उसकी रजिस्ट्री कर ली है, तो उसके आधार पर जो तहरीर प्राप्त हुई है प्राथमिक जांच उपरांत जो है इसमें जो 27 लोग के नाम आए थे इसमें किनके द्वारा खुर्द-बुर्द किया गया, 27 लोग पर केस रजिस्टर्ड कर लिया गया है और इन्वेस्टिगेशन को स्पेशल एसआईटी के लिए भी बताया गया जिससे कि कहीं इसमें कोई संगठित रूप से अगर कोई गैंग काम कर रहा है तो वो भी ट्रेस किया जाए। तो मुकदमा दर्ज हो गया। आगे की इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी साक्ष्य आएंगे उस पर तत्काल उसमें कार्रवाई की जाएगी। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद द्वारा संचालित डीएलएड प्रवेश परीक्षा द्वितीय 2025 की परीक्षा रामनगर में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। परीक्षा को पारदर्शिता और निष्पक्ष रूप से कराने और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। परीक्षा केंद्रों में पुलिस बल भी तैनात किया गया था। शनिवार को एसडीएम प्रमोद कुमार द्वारा परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करते हुए बताया गया कि रामनगर में 3 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जिसमें एमपी हिंदू इंटर कॉलेज, जीआईसी और जीजीआईसी शामिल थे। उन्होंने बताया कि तीनों परीक्षा केंद्रों पर 669 परीक्षार्थी पंजीकृत थे जिसमें परीक्षा में 630 परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया। रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र के खेड़ी शिकोहपुर के जंगल से एक छात्र का शव आम के पेड़ से लटका हुआ मिलने से हड़कंप मच गया। इसको लेकर पुलिस ने मामले की छानबीन करते हुए शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। बताया जा रहा है कि छात्र कल सुबह अपने घर से कॉलेज जाने के लिए निकला था जिसके बाद वो वापस नहीं लौटा। बताया जा रहा है कि छात्र मदरहुड यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। हरिद्वार आज दिन भर देश भर में चर्चा का केंद्र बना रहा। यहां पर वेस्टर्न कमांड द्वारा संचालित बड़े पैमाने के सैन्य अभ्यास रैम प्रहार ने पूरे इलाके में सैन्य गतिविधियों की हलचल बढ़ा दी। आधुनिक युद्ध जैसी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए सेना की विशेष टुकड़ियों ने पर्वतीय शहरी दोनों इलाकों में रणनीतिक मोर्चाबंदी और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता का प्रदर्शन किया। जमीनी और हवाई मोर्चों के संयुक्त समन्वय के साथ एकीकृत युद्ध रणनीति दिखाई गई। इस दौरान अपाचे और रुद्र लड़ाकू हेलीकॉप्टरों ने लाइव ऑपरेशन और टारगेट हिटिंग का दमदार प्रदर्शन किया जिससे मौजूद लोगों का ध्यान खींच लिया। गंगा के तट पे खड़े हैं और कहते हैं कि कोई भी काम शुरू करने के पहले सबसे जरूरी होता है माँ का आशीर्वाद लेना। तो हम मानते हैं कि गंगा माँ का आशीर्वाद हमारे साथ है जिस काम के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक तरह से युद्ध का जो पूरा प्रारूप है, स्वरूप है, उसको बदल रही है। और आपने अष्टी प्लाटून की बात की। हमने अष्टी प्लाटून को सारे जो सर्विलेंस ड्रोन मुहैया कराए हैं जिससे कि सर्विलेंस में बहुत मदद मिलती है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी का बहुत बड़े रूप में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कुछ तो आप ग्राउंड पर देख रहे हैं जो इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहा है, पर इसके अलावा सिस्टम्स में भी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके जो भी सर्विलेंस फीड आ रही हैं
उनको डिसाइफर करना कि कहाँ पर दुश्मन है ज़्यादा तादाद में, कहाँ पर हमको काम करना है। तो कुछ टेक्नोलॉजी जो ग्राउंड पर हमको नजर आती है, पर बहुत सी टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड में भी है जिस पर हम काम कर रहे हैं। विधि विधान के तहत आज भगवान आदि केदारेश्वर महादेव मंदिर के श्री द्वार 6 माह के शीतकालीन अवकाश के लिए बंद कर दिए गए। पंच पूजा के दूसरे दिन अन्नकूट भोग और अभिषेक के बाद दोपहर में यह प्रक्रिया संपन्न हुई। इस मौके पर देश विदेश से आए हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए मौजूद रहे। इसी क्रम में श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट भी 25 नवंबर को शीतकालीन हेतु बंद किए जाएंगे। कपाट बंद होने की तिथि नजदीक आने के साथ ही धाम में तीर्थयात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक 16,38,370 से ज्यादा श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम में नारायण हरि के दर्शन कर चुके हैं। भगवान श्री भद्रेश्वर के पावन कपाट निमीलन का कार्य जो है प्रगति पर है और जिसके लिए पूर्व परंपराओं का निर्वहन करते हुए आज द्वितीय दिवस में भगवान आदि केदारेश्वर के पावन कपाट बंद कर दिए गए हैं, जो कि भगवान को अन्नकूट से संतोषित करके और विधि विधान के अनुसार और भगवान आदि केदारेश्वर के पावन कपाट और आगामी देव पूजा के अंतर तक जब मनुष्य पूजा प्रारंभ होगी तब तक के लिए अर्पित कर दिए गए हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर ऋषिकेश से है। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज ऋषिकेश स्थित पवित्र त्रिवेणी घाट पर परिवार के साथ मां गंगा की आरती में हिस्सा लिया। मंत्रोच्चार और दीपों की अविरल ज्योति के बीच मंत्री जोशी ने मां गंगा से प्रदेशवासियों की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड योग, अध्यात्म और सांस्कृतिक विरासत की पवित्र भूमि है। यहां आने वाले और होने वाले जो आध्यात्मिक आयोजन है न केवल लोगों को आस्था से जोड़ते हैं बल्कि राज्य की संस्कृति, परंपराओं और आध्यात्मिक पहचान को भी और अधिक मजबूत करते हैं। हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर बड़ा हादसा टल गया जब गन्ने से भरी ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक से अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। ट्रॉली के झुकते ही ड्राइवर समेत रहते कूद गया और उसकी जान बच गई। नेशनल हाईवे पर रोजाना सैकड़ों क्विंटल गन्ना लेकर दौड़ रहे ऐसे ट्रैक्टर ट्रॉली लोगों की जान के लिए भी खतरा बने हुए हैं। हादसे के समय वहां से कोई बाइक या छोटा वाहन नहीं गुजर रहा था, वरना बड़ी अनहोनी हो सकती थी। सवाल बरकरार है कि ओवरलोडिंग पर कार्रवाई कब होगी, जबकि ऐसे वाहन हाईवे पर लगातार मौत बनकर दौड़ रहे हैं। उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर में युवक ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रथम दृष्टया मृत्यु का कारण प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। घटना की लाइव वीडियो भी वायरल हुई है। फिलहाल किसी ने भी पुलिस में लिखित शिकायत नहीं की है। बताया जा रहा है कि युवक ने किसी लड़की से लाइव वीडियो कॉल में बात करते हुए फांसी लगाई। इसका वीडियो भी इंटरनेट पर सामने आया है। पुलिस के अनुसार मामला प्रेम प्रसंग का सामने आ रहा है, लेकिन मृत्यु के सही कारणों का पता पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा। तो 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसका नाम शहनवाज है, उम्र लगभग 21 वर्ष है, उसने गांव बाजपुर में अपने घर में फांसी लगा ली है। जब बॉडी हॉस्पिटल में आई तो पुलिस द्वारा मौके पर जाया गया, उसका पंचायतनामा करा गया और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। तो इसमें अभी जांच प्रचलित है। इसमें ये भी संज्ञान में आया है, एक वीडियो आई है जिसमें वो एक वीडियो कॉल है। वीडियो कॉल पर जो मृत व्यक्ति है वो किसी से व्यक्ति बात कर रहा है और उसमें बात करते करते ही उसमें फांसी लगा दी गई, उसके द्वारा फांसी लगा ली गई है। इस संदर्भ में भी पुलिस जांच कर रही है। जैसे भी तथ्य आते हैं उसी अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इन सभी खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।